दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मन लगाकर आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो करते रहिए, क्योंकि अभी देखिए नई न्यूज़ आ गई। तो मतलब अभी तक आप प्राइमरी और जूनियर के लिए पेपर देते थे, जो हायर स्टडीज़ मतलब जैसे कि 9 to 12 के लिए जो कोई सीटेट नहीं होता था, तो अभी जो है आपको 9th और 10th के लिए भी सीटेट देना पड़ेगा। अभी हो सकता है इस साल, नहीं तो अगले साल पक्का कंफर्म है कि जो है ये लागू हो जाएगा। तो अभी तो आपको न्यूज़ मिल ही गई होगी, जो टहल रही है अभी फ़िलहाल पूरे यूट्यूब पे टहल रही है ये न्यूज़। मैंने भी आपको अपडेट कर दिया है, ठीक है, शॉर्ट्स के थ्रू मैंने आपको बताया है उसमें क्या है। तो यहाँ पर हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, संस्कृत के एक एक शब्द को समझ कर चलेंगे, ठीक है। अगर आपको संस्कृत के एक एक शब्द को अच्छे से समझ के चलना है तो प्लीज़ वैदिक गुरु चैनल को ज्वाइन करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल वैदिक गुरु के नाम से है, तो उसको भी प्लीज़ ज्वाइन करिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करे रहेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आपको फ़ायदा रहेगा, ठीक है। वैदिक गुरु के नाम से है, और 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से करा दीजिए तो हम लाइव आ जाएंगे और आपकी क्लासेस लाइव चलने लगेंगी, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चंस भी उसमें पूछ सकते हो। अगर और भी कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आज कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो संस्कृत के हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब आज हम इस संस्कृत के क्वेश्चंस के साथ साथ यहाँ पर थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी बीच में समझते जाएंगे, ठीक है। शब्दों का अर्थ और उससे रिलेटेड मतलब उसके बारे में हम जानते जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, जो लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य संदर्भे अधोलिखितेषु किम कथनम नोचितम। पहले तो यहाँ पर नो उचितम है, तो मतलब आपको क्या करना है, इस पे आपको सर्कल करना है। ऐसे एग्ज़ाम में ऐसे ही कर लीजिएगा, ठीक। 130 गेन करना है आपको, मेरे से ज़्यादा मार्क्स आपको लाने हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें कह रहे हैं कि संदर्भ में जो लिखा है उसमें क्या उचित नहीं है। लयः गीतम ज्ञानंच एता बालानाम प्रवृत्तया उपायानि। तो पहला ऑप्शन कहता है कि लय गीत और गान के लिए, ये सब बालकों की जो प्रवृत्तियां हैं उसके लिए क्या है, इसमें तरीका कौन सा है, तो इसके लिए उचित कौन सा नहीं है। शब्दावल्या समृद्धिकरणस्य, शब्दावली में समृद्धि करना। उच्चारण अभ्यास, उच्चारण का अभ्यास करना। शब्दान वाक्य संरचनान च करणस्य। तो इसमें कह रहे हैं कि शब्द और वाक्य इन दोनों को याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, ठीक है। इससे आपका लय गीत गान, ठीक है, और बालकों की जो प्रवृत्तियां हैं वो सब क्या करेंगी, अच्छी रहेंगी, मतलब वो ये सब इनके तरीके हैं। और फोर्थ कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति संवर्धन से वाक्य नाम लय से च, कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के। तो यहाँ पर देखिए इसमें निगेटिव पूछा है, ठीक। कौन इसके मतलब विरुद्ध है, मतलब ऐसा क्या करेंगे कि लय गीत गान ये सब जो है प्रवृत्ति किसके तरीके नहीं है ये। तो नो चितम, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए अगर आप उसमें जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे, मतलब ऑफिशियल आंसर की देखें तो उसमें ये उत्तर दिया है ई, ऐसे ही दिया है आपको ई। अब इसमें ई कहाँ है, तो इसलिए देखिए कंठस्थीकरण जो होता है, याद करना, ये आपका निगेटिव होता है, इसलिए नो चितम है। तो उचित के लिए आप सेकंड ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक। शब्दावली में समृद्धि होगी तो इससे बच्चों को लय गीत गान में जो है उनको आसानी रहेगी, उनको ये साधन के तौर पर यूज़ होगा। उच्चारण का अभ्यास, लय गीत की बात की गई है, ठीक। अभिव्यक्ति संवर्धनस्य वाक्य नाम लयश्च, अभिव्यक्ति संवर्धन और वाक्य का लय भी होना ज़रूरी है। लेकिन जो इसमें कह रहे हैं कि शब्दों वाक्यों की संरचना, मतलब उसको बनाने के लिए आप याद करना,
ठीक है, तो याद करना जो है ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक स्तरे पुस्तकालय से प्रयोग विषय अधोलिखितेषु किम सत्यम नास्ति। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हज़ारों बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, इसमें कह क्या रहा है, इसमें ये कह रहा है कि प्रारंभिक स्तर पर, ठीक है, जब बच्चा छोटा है 1 से 5 तक के कक्षा के लिए बात हो रही है कि प्रारंभिक स्तर पर पुस्तकालय से प्रयोग विषय, पुस्तकालय के प्रयोग के विषय में अधोलिखितम इसमें से किम सत्यम नास्ति, क्या सत्य नहीं है। प्लीज़ इसको जो है सर्कल करिएगा, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको सर्कल करिएगा और अच्छे से जो है, ठीक है, ध्यान दिए रहिएगा कि मैंने क्या किया है। पुस्तकालयम केवलम पुस्तकानां संग्रह स्थानम इति न मन्यते अपितु, कह रहे हैं कि पुस्तकालय केवल पुस्तकों की संग्रह स्थान के रूप में नहीं मानी जाती, अपितु और किसके बारे में मानी जाती है। तो मतलब ऐसा आप निगेटिव ढूंढेंगे कि किसके बारे में नहीं मानी जाती है। छात्राः बाल साहित्यस्य विविधाभिः सह अवगता भवेयुः, कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए, ठीक। छात्रा मतलब बहुत सारे छात्र, बहुवचन है। बाल साहित्यस्य विविधाभिः, बाल साहित्य में बहुत से विविध प्रकार के विधाएं जो होती हैं, सह का अर्थ हो गया साथ, इसका मतलब हो गया साथ होता है, और सह का मतलब वह होता है, ठीक, ये सह मतलब वह होता है और ये सह मतलब साथ होता है। अवगता मतलब जानने के लिए, उनको जानना चाहिए, ठीक है, मतलब बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के उनको मौके मिलने चाहिए, उनसे उनको अवगत होना चाहिए। भवेयु भू धातु के लिए प्रयोग हुआ, भवति भवता भवन्ति, ठीक। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन क्या कहता है कि पुस्तकै सह संलग्न सक्रिय वातावरण भवेत्, पुस्तकों के साथ जो संलग्न सक्रिय वातावरण है वो होना चाहिए, ठीक, पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश होना चाहिए, ठीक है, मतलब परिवेश कैसा शांत अच्छा होना चाहिए, जैसे पुस्तकें शांत हैं इस तरह वातावरण भी उसके साथ सक्रिय होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है आपका, अध्यापकाः तथा च अन्य वयस्क, अध्यापक और अन्य वयस्क पुस्तकालयेषु पठन व्यवहारस्य आदर्शं स्थापन सक्षमा भवितुम् अर्हन्ति, क्या कह रहे हैं कि अध्यापक और दूसरे वयस्क भी जो है पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक, मतलब अध्यापक और वयस्क जो बड़े हैं, वयस्क, वो विद्यालय मतलब पुस्तकालय में पठन व्यवहार को स्थापित कर सकते हैं। पुस्तकालय पाठ्य पुस्तकस्य उच्च स्वरेण पठनम भवति, 1000 बार ये क्वेश्चन है, रट लो, अगर आएगा तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन देगा, उसमें आपको यही निगेटिव पूछा है तो यही लगाना है, ठीक। चौथा, पठन, आप पुस्तकालय में क्या करने जाते हो, अभी आप एजुकेटेड हो, ग्रेजुएशन कर चुके हो, बीएड करके यहाँ बैठे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, जो भी देख रहे हैं वो, अगर आप लाइब्रेरी में जाओगे तो क्या वहाँ हल्ला गुल्ला करोगे, बताओ, हमको बताओ, नहीं बताओ, क्या वहाँ पे उच्च स्वर में बोलोगे, चिल्ला चिल्ला के, का से कबूतर, खा से खरगोश, ऐसा करोगे, नहीं। पुस्तकालय में शांति से चुपचाप बैठना पड़ता है वहाँ, इसीलिए लोग जाते हैं लाइब्रेरी में। आज तो चलन हो गया है लाइब्रेरी का, अब उसको एक रूप में आप ले लीजिए, उसको उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि लाइब्रेरी में शांत से बैठने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग हो ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो, चिल्लाना शोरगुल करना नहीं। कितना इजी सा क्वेश्चन, देखिए ना, मैंने आपको कितने अच्छे से इसको बता दिया,
अभी आप अगर ये वीडियो ना जो है देखो तो फिर आप ही की प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ऐसे वीडियोस आप देखोगे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका तो सीटीटी निकलेगा, आप ही का निकलेगा, दूसरे का थोड़ी ना निकलेगा, जो नहीं देखेगा नहीं निकलेगा। साक्षरताम, साक्षरता मतलब जो साक्षर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति की बात हो रही है। अर्जनाय निम्नांकितेषु कस्याम निपुणता स्यात्, जो साक्षर व्यक्ति हैं, इसमें कह रहे हैं कि जो साक्षर होते हैं, साक्षरता जो होता है अर्जित करने के लिए इसमें निपुण होना चाहिए। कस्याम, किसमें निपुण होना चाहिए? निम्नलिखित में से ध्वन्यात्मक अवधानतायाम प्रवाहे च, ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवाह होनी चाहिए। दृश्य शब्दावली नाम प्रतिमानांच प्रत्यभिज्ञान, दृश्य शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान होनी चाहिए। कूटानुवादम भाषा अवबोधनंच, कूटानुवादम डिकोडिंग और भाषा अवबोधन होना चाहिए। या फिर सटीकता ध्वन्यात्मक बोधंच, सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध होना चाहिए। ठीक है, ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए साक्षरता मतलब कह रहे हैं कि साक्षरता अर्जित करने के लिए अगर आपको विद्वान बनना है, आपको साक्षर बनना है, पढ़ा लिखा बनना है, तो उसमें आपको निपुण होना है, तो उसके लिए आपको किस में निपुण होना चाहिए? तो साक्षरता अर्जित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए बताइए? क्या ध्वन्यात्मक अवधान? नहीं। दृश्य शब्दावली का प्रतिमान? नहीं। कूटानुवाद? तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। कह रहा है कि डिकोडिंग और भाषा का अवबोधन। डिकोडिंग मीन्स क्या होता है? जब बच्चा शब्दों को बनाता है, बनाने मतलब जब शब्दों को बनाने के लिए जो लिखित प्रतीक मतलब अक्षर को ध्वनियों से जोड़ता है, उसी को डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है कि अक्षरों को पहचान रहा है और उसके बाद उसको मिलाकर लिख रहा है। अब जैसे कैसे करेगा? का ध्वनि में जानता है वो का होता है, का, ठीक है, फिर मा ल। इसको बच्चे ने क्या किया? इसको पहले उसने अक्षर पहचाना कि का से कबूतर, ठीक, इसकी ध्वनि का होती है, इसको का कहते हैं। फिर उसने माँ को जाना, ला को, इन सब अक्षरों को जाना पहले। उसके बाद क्या किया कि अक्षरों को पहचान के उनका संयोजन किया, ठीक, और उसके बाद इसको कमल बना दिया। कमल को किस तरह बनाया? ध्वनि देकर, ठीक, ध्वनियों के साथ जोड़कर वो उसको कमल बना दिया। तो यही होता है डिकोड करना। ठीक, आप किसी चीज़ को लिख रहे हो तो उसको कैसे डिकोड कर रहे हो? उसको शब्दों को जोड़ना मतलब अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना और उन्हें ध्वनियों से जोड़ना। ठीक, और ये जो है लिखित शब्दों को पढ़ने और उसका उच्चारण करने में बहुत उपयोगी होती है। इनकी क्षमता को डिकोडिंग बढ़ाता है कि अब हम पढ़ पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम इसको डिकोड कर पा रहे हैं ना। यही होता है। तो साक्षरता अर्जित करने के लिए इसमें जो निपुणता होनी चाहिए वो कूटानुवाद और भाषा अवबोधन का। अवबोधन मतलब किसी चीज़ को आप पढ़ रहे हो तो उसका अर्थ निकाल रहे हो। ठीक, डिकोडिंग मतलब क्या कर रहे हो? किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, ठीक, उच्चारण कर रहे हो, ध्वनियों के साथ उसका संयोजन कर रहे हो और उसका अर्थ जब निकाल रहे हो तो अवबोधन मतलब इसका पूरा का पूरा अर्थ आप एक लाइन में समझिए तो संयोजन के साथ अर्थ निकालना, शब्दों का अर्थ निकालना। ठीक, तो ये आपका साक्षरता अर्जन में निपुण बनाएगा। ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन, याद रखिएगा। सम्यक रूपेण व्याकरण शिक्षणस्य कतमा पद्धतिनोचिता? इसको तुरंत सर्कल कीजिए। कह रहे हैं कि सम्यक रूप से जो व्याकरण शिक्षण है इसमें कौन सी पद्धति उचित नहीं है? वास्तविकम संप्रेषणम प्रस्तुतिकरणम, वास्तविक संप्रेषण का प्रस्तुतिकरण करना। ठीक है, मतलब आप वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत कर रहे हो। संप्रेषण मैंने कई बार आपको बताया है, आपसी बातचीत जो होती है संप्रेषण कही जाती है। ठीक है,
जो आपस में हम किसी दूसरे को अपनी भाषा समझा पाते हैं और दूसरा हमें अपनी भाषा समझा पाता है। मतलब जो बच्चों की वार्तालाप दक्षता होती है, यही संप्रेषण होता है। ठीक है, संप्रेषण क्या करता है कि वार्तालाप की दक्षता को और इम्प्रूव करता है, उसको निखारता है, उसको क्या करता है, उसका विकास करता है। ठीक है, ये संप्रेषण हो गया। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना। सेकंड कह रहे हैं व्याकरणस्य प्रासंगिकानां नियमानां प्रस्तुतिकरणम। व्याकरणिक जो प्रासंगिक हैं उसके नियम, मतलब व्याकरण में जो नियम दिए हुए हैं उसको जो है प्रस्तुत करना, उसको दिखाना। संप्रेषण अभ्यासस्य अवसर प्रदानम। संप्रेषण अभ्यास के अवसर प्रदान करना। देखिए व्याकरण शिक्षण में तो ये सब बहुत ज़रूरी हैं। इसमें आप पॉजिटिव में ले लीजिए, अगर क्वेश्चन आ गया उचित नहीं है, ऐसा नहीं आया, अगर कह दिया कि इसमें क्या उचित है तो ये हो जाएगा। पॉइंट्स देखिए, नोट करिए। वास्तविक संप्रेषण का प्रस्तुतिकरण करना, ठीक है, इसमें ये उचित हो जाएगा। अब व्याकरण के द्वारा जो नियम है, ठीक है, व्याकरण के नियम हैं वो क्या हो जाएगा, अगर आप उसको प्रस्तुत करोगे तो व्याकरण शिक्षण की पद्धति हो जाएगी, व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत आता है। और आप क्या करोगे, संप्रेषण के माध्यम से आदान प्रदान करके आप अभ्यास करोगे। ठीक, इसमें पीयर ग्रुप में मतलब आपसी बातचीत करके जो है एक दूसरे को अवसर प्रदान करके, ठीक है, संप्रेषण करके इससे अभ्यास करोगे तो व्याकरण शिक्षण और अच्छी होगी आपकी। ठीक है, इसमें निगेटिव हो जाएगा। 4 ऑप्शन कह रहे हैं कि इसमें नियमों को कंठस्थीकरण करना। नियम कंठस्थीकरण एकदम निगेटिव होता है, इसको हर जगह जान लो, निगेटिव है पॉइंट है ये। अभी से मैं आपको नोट डाउन करा रही हूँ, चाहे जिसमें आए। ठीक, कंठस्थीकरण जो है वो उचित नहीं होता, चाहे हिंदी में, चाहे संस्कृत में, चाहे इंग्लिश में, जिसमें आए आपको ये निगेटिव लगाना ही लगाना है। इसको आप पॉइंट्स में, ट्रिक में, चाहे जिसमें यूज करना हो यूज कर सकते हो इसको। ठीक, पॉइंट्स में यूज कर लो। कंठस्थीकरणम ये गलत होता है, अगर ये क्वेश्चन में आए तो हम इसको रॉन्ग करना है। तो इसमें निगेटिव पूछ रहा है तो हमारा ये निगेटिव है। नियमों कंठस्थीकरण कभी नहीं करेंगे। व्याकरण पढ़ते हो आप कैसे करते हो, अभ्यास कर करके सीखते हो ना। संस्कृत सीखते हो, हिंदी पढ़ते हो, हिंदी व्याकरण पढ़ते हो, क्या सब याद कर लेते हो? नहीं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। ठीक, ये होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 110 क्वेश्चन। यो वर्णानां ध्वनिनांच मध्य संबंध स्थापना बलम ददाति सह साक्षरता शिक्षण उपागमो अस्ति। कह रहे हैं कि जो वर्णों और ध्वनियों के मध्य संबंध स्थापित करने में जो बल देता है वह साक्षरता शिक्षण उपागम है। कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम है? जो ध्वनियों और जो है क्या करें, वर्ण और ध्वनि के, अगर आप वर्ण और ध्वनि को मध्य मतलब मिलाओगे, इसका संबंध स्थापित करोगे, तभी तो आप बोलने में जो है प्रवीण हो पाओगे। तो इसमें कह रहे कि यह क्या समस्त भाषा उपागम होगी, पारिस्थितिक उपागम होगी, व्याकरण अनुवाद उपागम, या फिर ध्वनि विज्ञान शिक्षण। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है, अगर आपको संस्कृत नहीं भी आती है तो यहाँ ध्वनि लिखा है, ध्वनि राइट मार दो। ठीक, लेकिन ये चीज़ जल्दी हमेशा करना नहीं, क्योंकि ये सब बहुत बेकार चीज़ें हैं, कभी कभी क्वेश्चन रॉन्ग कर देती है। तो ये जो है इसमें ये आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा कि ध्वनि जो है ध्वनि विज्ञान शिक्षण। ध्वनि विज्ञान होता क्या है? यह बताता है कि अगर हमको क लिखना है, ठीक, तो हम जो है का ध्वनि को जानेंगे तभी इसको समझ पाएंगे। अगर हम अपने बच्चे को अगर का अक्षर बताएंगे तो पहले उसको बोलेंगे, बोल के तब उसको दिखाएंगे, बच्चा यही का है, यही पढ़ो, यही होता है ध्वनि विज्ञान। समझ में आया? ध्वनि विज्ञान यही होता है कि यह भाषा सीखने और भाषा के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देती है। इसमें जैसे वर्तनी हो गई, ठीक, आप जो बोल रहे हो सुनकर लिखना, श्रुतलेख जैसे आलेख हो गया, सुलेख हो गया, सब मिश्रण में चीज़ें जो है समझना, तो ये सब ध्वनियों के जो है अंतर्गत आती हैं। ध्वनि विज्ञान जो है ये एक तरह का साक्षरता उपागम कहा जाता है, और यह क्या करती है, अक्षर और ध्वनियों के बीच संबंध को स्थापित करने में बल देती है। इतना जान लो आप। तो इसलिए जो है इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा,
फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ध्वनि शिक्षण, ध्वनि विज्ञान। देखिए इसी तरह आपका सब तैयार होते जा रहा है। ठीक, अब मैं आपको चाहे थ्योरी पढ़ाऊँ चाहे ना पढ़ाऊँ, इसी में आप थ्योरी पढ़ लो, ये सब जान लो कि एक एक शब्द को कहते क्या हैं। मैं भी ऐसे ही करती थी, मैंने भी ऐसे ही पढ़ा है, आपको ऐसे ही पढ़ा रही हूँ, इसीलिए इससे और अच्छा रहेगा आपको कि आपका दोनों चीज़ एक साथ कंप्लीट होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहे हैं एक कक्षा तृतीयस्य अध्यापिका शिक्षार्थिनः कथयति यत्ते सह पाठिभ्यः कथयेयुः। कह रहे हैं कि एक कक्षा तृतीय की अध्यापिका है, ठीक, कक्षा 3 की अध्यापिका है, वह अपने शिक्षार्थियों से कहती है, अध्यापिका शिक्षार्थिनः अपने शिक्षार्थियों से कहती है कि यत्ते सहपाठिभ्यः कथयेयुः, कि वे अपने सहपाठियों से शक्यम इति शब्दम प्रयोगम कुर्वाणाः। वो कह रही है कि आप अपने सहपाठियों से कहिए कि जो शक्यम है यह शब्द प्रयोग करें। ठीक है, सकना मतलब शक्यम, यह शब्द के प्रयोग करें। इति शक्यम इति शब्दस्य प्रयोगं कुर्वाणाः पंच प्रश्नाः पृच्छेयुः स्वयोग्यतानुसारं यथा शक्नोति स तत्र गन्तुम्। देखिए इसमें कह रहे हैं कि एक कक्षा 3 की टीचर है, ठीक, अपने विद्यार्थियों से, शिक्षार्थियों से कहती है कि आप अपने सहपाठियों से कहिए कि शक्यम इति शब्दस्य प्रयोगम, शक्यम ये शब्द प्रयोग करके, कुर्वाणाः करके, पंच प्रश्नाः पृच्छेयुः 5 प्रश्न पूछे, स्वयोग्यता अनुसारम उनकी योग्यता के अनुसार, जितनी उनकी योग्यता है उसके अनुसार, जैसे कि शक्नोति स तत्र गन्तुम। उनको एग्जाम्पल भी दे रही है कि आप ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या तुम तैर सकते हो, मतलब शक्नोति स तत्र गन्तुम, एक मिनट, शक्नोति स तत्र गन्तुम, क्या तुम वहाँ जा सकते हो, शक्नोति स तत्र गन्तुम, कि आप जो है आप वहाँ जाने के लिए इच्छुक हैं। ठीक है, आप वहाँ जा सकते हो। ठीक है, शक्नोति मतलब जा सकते हो। ठीक है, ऐसा प्रक्रिया किमर्थम क्रियते, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपको समझ में आया इसका अर्थ? इसका अर्थ ये है कि एक टीचर है जो अपने बच्चों से इतना कहती है कि आप अपने सहपाठी से कहिए कि जो शक्यम है इस शब्द का प्रयोग करके 5 प्रश्न पूछिए उनकी योग्यता के अनुसार, जैसे कि वह वहाँ जा सकता है। ठीक है, क्या तुम वह वहाँ, स मतलब वह, तत्र वहाँ, गंतुम शक्नोति मतलब क्या वह वहाँ जा सकता है। ऐसा प्रक्रिया या प्रक्रिया जो है किमर्थम क्रियते क्या कहलाती है। मौखिक प्रवाहमयो अभ्यासः, मौखिक प्रवाहमयो अभ्यास, नियंत्रितो मौखिक अभ्यासः स्वतंत्रेण वदनम निष्क्रिय श्रवणम। तो ये जो है क्या कहलाती है, क्या मौखिक प्रवाह अभ्यास कहलाती है, फिर नियंत्रणों अभ्यास, मौखिक अभ्यास मतलब मौखिक अभ्यास को नियंत्रित करना, या फिर स्वतंत्रेण वदनम स्वतंत्र रूप से बोलना, या फिर निष्क्रिय श्रवणम निष्क्रिय रूप से सुनना, श्रवण करना। तो ये जो है क्रिया जो है आपकी, ये आपकी मौखिक प्रवाह अभ्यास हो जाएगा इसमें। ठीक, ये क्या करती है, मौखिक प्रवाह, जब बच्चा जो है प्रश्न को पूछेगा और दूसरा जो है उसको उत्तर देगा, तो इससे क्या होगा, बोलने के प्रवाह का अभ्यास होगा। ठीक, बच्चा क्या कर रहा है, पूछ रहा है ना, तो डरे, फिर क्या होगा, उसकी जो मौखिक प्रवाह है वो अच्छी हो जाएगी, कभी भी बोलने के लिए वो डरेगा नहीं। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय कक्षायाः अध्यापिका स्वकीयायां कक्षायाम् अध्ययनकोणं स्थापयितुम् इच्छन्ति। बालकेभ्यः पुस्तकानां चयनावसरे अधोअंकितेषु कतमः प्रश्नः सर्वाधिक महत्वपूर्णः अस्ति। कह रहे हैं कि कक्षा 3 की अध्यापिका, तृतीय कक्षा अध्यापिका स्वकीयायां कक्षायां, वह क्या कर रही है, अपनी कक्षा में अध्ययन कोणम स्थापयितुम इच्छति, अध्ययन कोण को मतलब स्थापित कर रही है। ठीक है, अध्ययन कोण बना रही है, बनाना चाहती है। इच्छति, स्थापयितुम इच्छति मतलब अध्ययन कोण बनाना चाहती है।
बालकेभ्यः पुस्तकानां चयनावसरे अधोंकितेषु कतमः प्रश्नः सर्वाधिक महत्वपूर्ण अस्ति। कह रहे हैं कि बालकेभ्यः बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन अवसर चयन के अवसर में अधोंकितेषु इनमें से यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कतमः कितने कौन सा प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। समझ में आया क्वेश्चन का अर्थ। क्वेश्चन का ये अर्थ है कि थर्ड कक्षा की जो अध्यापिका है वह अपनी कक्षा में एक अध्ययन कोण स्थापित करना चाहती है। इसके लिए वो बालकों के लिए पुस्तक के चयन के अवसर जो है देना चाहती है। तो इसमें से कौन सा प्रश्न जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। किम एषां पुस्तकानां लेखकाः बाल साहित्य से लब्ध प्रतिष्ठा लेखका संति। कह रहे हैं कि क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन आया, कितनी रिपीट टेलीकास्ट, रिपीट। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन इससे पहले भी आया, मैंने पढ़ाया है आपको, और ये 2024 जनवरी का पेपर है। किमेषां पुस्तकानां लेखकाः बाल साहित्य से लब्ध प्रतिष्ठा लेखका सन्ति। कह रहे हैं कि किम एषां पुस्तकानां लेखका बाल साहित्य लब्ध प्रतिष्ठा लेखका सन्ति। क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं। किम पुस्तकानि कक्षायाम् अधिकाधिक छात्राणां स्वतंत्र पठन स्तरम आकल्य लिखितानि सन्ति। कह रहे हैं कि क्या पुस्तकें कक्षा का अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई हैं। किम पुस्तकानि तृतीय कक्षायां पाठ्यक्रम लक्ष्यम पूर्त्यर्थम समर्थानि। कह रहे हैं कि क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी। फोर्थ कह रहे हैं कि किम एतानि पुस्तकानि। क्या ये पुस्तकें एकाधिके निर्देशात्मके एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में संदर्भ में उपयोग के लिए उपर्युक्त संति उपर्युक्त हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि किम एषां पुस्तकानां, ऐसी पुस्तक जो है ये इस पुस्तकों के लेखक जो हैं वो अच्छे होने चाहिए और बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि बाल साहित्य से लब्ध प्रतिष्ठा लेखका सन्ति। बाल साहित्य के एक प्रतिष्ठित और माननीय लेखक हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखकर तब जो है चयन करना चाहिए। लेखक कैसे हैं, ठीक है, और बाल साहित्य के लेखक कैसे हैं, मतलब पुस्तकों के लेखक जाने माने हों और बाल साहित्य में के माननीय लेखक हों। फर्स्ट ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 113 शिक्षार्थी नाम वास्तविक जीवन संदर्भे भाषाया उपयोगे कतमा पद्धता उपागमा मुख्यम लक्ष्यम अभिलक्षन्ति। कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों के लिए जो वास्तविक जीवन के संदर्भ में भाषा या भाषा के उपयोग में कतमा पद्धति उपागमा कौन सा उपागम कौन सी पद्धति मुख्य लक्ष्य में अभिलक्षित करती है। ठीक है, तो इसमें देखिए मुख्य लक्ष्य से कौन से संबंधित है। प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष उपागम, प्रत्यक्ष विधि, सर्वभाषिक विधि। तो प्राकृतिक उपागम जानते हैं नेचुरल, और संप्रेषणात्मक मतलब आपसी बातचीत, मतलब बच्चे क्या करते हैं आपस में बातचीत करके अपनी भाषा का सुधार करते हैं। ठीक है, वार्तालाप दक्षता से जो है बच्चों का संप्रेषणात्मक दक्षता जो है ये अच्छी होती है। और लेखन पठन पर इसमें बल नहीं, सुनने बोलने पर बल दिया जाता है संप्रेषणात्मक उपागम में। इसमें जो है संप्रेषणात्मक उपागम में बोलने पर और सुनने पर बल दिया जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि क्या होती है ये भी मैंने आपको कई बार बताया है प्रत्यक्ष विधि के बारे में। ठीक है, मतलब डायरेक्ट मेथड जो होता है। ठीक है, मतलब जो धारा प्रवाह है उसको सटीक रूप से संवाद करने में सक्षम बनाती है ये। ठीक है, जैसे कि कोई व्याकरण का नियम है उसको कैसे प्रयोग किया जाए भाषा में, इस पर ध्यान केंद्रित करती है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, यही होता है। ठीक है,
कैसे अपने शब्दों को धारा प्रवाह में और सटीक रूप से बोलना है, ये चीज़ होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर 13 में कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, संप्रेषणात्मक उपागम। ठीक है, वास्तविक जीवन के संदर्भ में भाषा का उपयोग में सबसे मतलब अच्छा उपागम संप्रेषणात्मक उपागम है। इससे क्या होगा? आपकी अभिव्यक्ति होगी। ठीक है, आप अपने बात को किसी और के सामने कह सकते हो। इसमें क्या होता है? इसमें सुनने और बोलने पर बल दिया जाता है। जो दूसरा कह रहा है उसको आप सुन सकते हो, जो आप कह रहे हो वो मतलब जो आपको कहना है वो बोल सकते हो। ठीक है, और ये क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड है, ये चाइल्ड सेंटर्ड है ये। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 114। एकेन अध्यापकेन शिक्षार्थिनः आदिष्टाः यत्ते परस्परम परस्परम अभ्यास पुस्तिका प्रवर्तयन्तु। ठीक है, तथा च सहपाठिनां कार्यं निरीक्षयन्तु। अस्य कार्यस्य किम उद्देश्यम? कह रहे हैं कि एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। कई बार ये क्वेश्चन आया है, कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि एक अध्यापक जो शिक्षार्थियों को अधिष्ठाम यत्ते परस्परम अभ्यास पुस्तिकां प्रवर्तयन्तु तथा च सहपाठिनां कार्यं निरीक्षयन्तु। मतलब क्या कह रहे हैं कि तुम अपने शिक्षार्थियों से कह रहे हैं कि अपने सहपाठियों से अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा उसको। ठीक है, पहले तो आप अपने बुक्स को बदलो, फिर क्या करो? सहपाठियों के कार्य का निरीक्षण करो, उसको चेक करो। अस्य कार्य से किम उद्देश्य? ये कार्य का उद्देश्य क्या है? विस्तृत पठन अभ्यास है, ये नूतन शब्दावली अभ्यास, नए नए शब्दों को शब्दावलियों का अभ्यास है, या फिर संरचना नाम नियंत्रण तो अभ्यास मतलब सब संरचना का नियंत्रण करने का अभ्यास है। मतलब आप संरचना पर नियंत्रण पा सकते हो इसको करके। या फिर सहपाठिना संशोधन कौशल से विकास, सहपाठियों के संशोधन कौशल का विकास करना। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्या आप विस्तृत मतलब लंबा चौड़ा पढ़ने के लिए कर रहे हो, या फिर नई शब्दावली को जानने के लिए, केवल इसके लिए कर रहे हो, या फिर संरचना नियंत्रण के लिए कर रहे हो? नहीं, ये जो है आपका सहपाठियों के जो संशोधन कौशल है, गलतियों को पकड़ना आना चाहिए आपको। ठीक, मतलब ये करके जो है आप क्या करोगे? मेच्योर होगे, आप गलतियों को पकड़ोगे। ठीक है, कहीं कुछ मिस्टेक हो गई तो आपको तुरंत वो नज़र में आ जाएगी। तो ये संशोधन कौशल का विकास करने के लिए कई बार आया है, कई बार मैंने खुद आपको पढ़ाया है, बहुत बार आया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इसको इम्पोर्टेंट में डाल लेना। प्रारंभिक अवस्थायां बालाः शिक्षणे अधिका संलग्नाः तदा भवन्ति यदा। कह रहे हैं कि प्रारंभिक अवस्था में बालक के शिक्षण में, प्रारंभिक अवस्था मतलब बुनियादी चरण जो होती है, स्टार्टिंग जो होती है, इस अवस्था में शिक्षण अधिका संलग्नाः। कह रहे हैं कि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा संलग्न होते हैं। ठीक है, जब कह रहे कि प्रारंभिक अवस्था में, बुनियादी चरण की अवस्था में बच्चे अधिगम में तब कहीं ज़्यादा संलग्न होते हैं जब क्या होता है? ते शिक्षकस्य अनंतरम कविता गायन्ति। उनके शिक्षक जो हैं वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं। ते शिक्षकस्य, वे शिक्षक के अनंतरम, शिक्षक के बाद कविता का गान करते हैं। ते एकाधिकानां ज्ञानेन्द्रियाणां तथा चक्रियात्म रूपेण हस्ताभ्याम प्रयोगम कुर्वन्ति। कह रहे हैं कि वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। मतलब अपने हाथों के द्वारा क्रियात्मक कार्य करते। कल बताया था ना, गत्यात्मक कौशल, क्रियात्मक कौशल, अपने शरीर के अंगों का जो प्रयोग करके कार्य किया जाता है। ते अभ्यास पुस्तिकासु, वे अभ्यास पुस्तिका को वारम लिखन्ति, बार बार लिखते हैं। यदा रेखांकनम कुर्वन्ति, और उसका रेखांकित करते, जैसे मैं रेखांकित कर रही हूँ। ते सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल विकासे एव ध्यानम ददाति, वे सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के विकास पर जो है ध्यान देते हैं। इसको कई बार मैंने आपको बताया है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल।
ठीक है। स्थूल और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, तो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल जैसे उंगलियों से कार्य करना, ठीक है, मुट्ठी में रेत भर मतलब रेत में मुट्ठी में रेत भरना, ठीक है। और जो स्थूल होता है वो शारीरिक बड़े बड़े कार्य करता है, जैसे कूदना, फांदना, रेंगना, मतलब कूदना, दौड़ना, ये सारी चीज़ें हो गई, मतलब रेंगना भी आ जाएगा उसमें। और सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे अंगों का। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ते एकाधिकानाम, एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों, एक से अधिक और ज्ञानेंद्रियों का च क्रियात्मक रूप से हाथों का प्रयोग करना। क्रियात्मक रूप ये आपके पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक। प्रारंभिक अवस्था में बच्चा जब क्या कर रहा है, तब आप वह बुनियादी चरण में है, ठीक है। बच्चा जो है बुनियादी चरण में है, तो उस समय वो क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जब वो एक से अधिक कार्य करे, क्रियात्मक कार्य को करेगा, गत्यात्मक कार्य को करेगा, अपने शरीर के अंगों का जब वो प्रयोग करेगा, तो उससे क्या होगा, उसके सभी कौशलों का विकास होगा, ठीक है। तो अपने हाथों का प्रयोग करके सीखेगा, क्या करेगा बच्चा, करके सीखेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है बुनियादी कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी इम्पोर्टेंट में रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि पंचम कक्षायाम छात्रः कथयति, 5वीं कक्षा का छात्र कहता है कि अहम स्वकीयं कार्यम अध्यापकाय प्रदानात् पूर्वम निशेषेण परिशोधनार्थम अंतिम रूपेण पश्यामि। कह रहे हैं कि अहम स्वकीयम कार्यम, मैं अपने कार्य को, स्वकीयम मैं अपना काम, अध्यापकाय अध्यापक को, प्रदानात् पूर्वम प्रदान करने से पहले, देने से पहले, निशेषेण परिशोधनार्थम अंतिम रूपेण पश्यन्ति, कह रहे हैं कि उसको सटीकता के लिए अंतिम रूप से जांचता हूँ, ठीक है। एक जो है 5वीं कक्षा का छात्र कह रहा है कि मैं अपना कार्य मतलब जैसे चेक करवाने जाता हूँ टीचर को, तो उसके पहले मैं खुद से उसको चेक कर लेता हूँ। छात्र से कथम स्तरो अस्ति लेखनस्य, ये कौन सा लेखन है छात्र का, क्या यह प्रारूपण लेखन है, या फिर जो है आपका क्या है, पुनः प्रारूप निर्माण है ये, या फिर आपका ये टंकण शोधन है, या फिर सहयोगी मूल्यांकन है। तो क्या वो दूसरे का मूल्यांकन कर रहा है? नहीं, वो तो खुद का जो है कह रहा है ना कि उनको देने से पहले मैं उसको खुद से चेक कर लेता हूँ। और टंकण शोधन मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को सुधार करना, मतलब एक तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं कि प्रूफ रीडिंग भी बोल सकते हैं, ठीक हो। टंकण शोधन को प्रूफ जो है रीडिंग भी बोल सकते हैं, इसको जो है टाइपिंग सुधार भी बोल सकते हैं, ठीक है, टंकण शोधन को। और पुनः प्रारूप निर्माण क्या होता है कि ड्राफ्टिंग, मतलब कोई अब दस्तावेज बना रहे हो तो एक उसको खाका तैयार करना, ठीक, उसको एक ऐसे पेन पेपर पे लिख लेना, वो प्रारूपण हो जाता है, ड्राफ्टिंग कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप किसी जैसे कि एक प्रशासन आप समझ लीजिए, शासन और प्रशासन में कोई चीज़ मतलब जैसे आदेश लोग पारित करते हैं तो पहले क्या करते हैं, उसको रफ पेपर में बनाते होंगे, क्योंकि कोई गलती तो नहीं है, उसके बाद उसको टाइपिंग के लिए देते होंगे, उसको रफ पेपर बना के लिख के उसके बाद उसको चेक करते होंगे, फिर उसके बाद उसको जो है पारित करते होंगे नियम को, इस तरह। तो ये प्रारूप निर्माण हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा टंकण शोधन। देख लीजिए आपका एग्जाम में आएगा, इसका हिंदी संस्कृत है, हिंदी समझ लीजिए, टंकण शोधन, ठीक। इसको प्रूफ रीडिंग भी बोल सकते हैं और इसको जो है टाइपिंग सुधार भी बोल सकते हैं, ठीक है। अपने टाइपिंग को सुधार करने के लिए, हमने जो लिखा है उसको सुधार करने के लिए जो है हम उसको चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट। कथमा उपागमा पद्धति भाषा कक्षायां बालकान् तेषां स्वाभाविकां भाषां भाषणाय प्रोत्साहयति। कथमा उपागमा पद्धति, कौन सा उपागम या फिर कौन सी पद्धति भाषा कक्षा में बालकों के तेषां उनकी स्वाभाविक भाषा को भाषणाय बोलने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्राकृतिक उपागम या फिर संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि, सर्वभाषिक विधि। अभी मैंने आपको क्या बताया, उसके ऊपर बताया मैंने प्रत्यक्ष विधि होती क्या है। मतलब प्रत्यक्ष विधि होती है कि जब आप अपनी धारा प्रवाह और
सटीक रूप से बोलने का मतलब संवाद करने में जब आप सक्षम होते हो तो वही प्रत्यक्ष होता है विधि। मतलब आप व्याकरण के नियमों को अपने भाषा में प्रयोग करते हो, ठीक है, तो ये आपका प्रत्यक्ष विधि। तो क्या कह रहा है कि जो है ये भाषा कक्षा के में बालक जो है अपने स्वाभाविक तेसाम स्वाभाविकां भाषाम भाषणाए, स्वाभाविक भाषा के भाषण को प्रोत्साहित कर रहा है, ठीक। तो भाषण को जो प्रोत्साहित किया जाता है तो वो क्या होता है, आपका प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। और देखिए इसमें द्वितीय कक्षायां छात्रेभ्यः एकाध्यापिका विविधायाः शिक्षण अधिगम समग्रया संग्रहम इच्छति। कह रहे हैं कि द्वितीय कक्षा के छात्र जो हैं द्वितीय कक्षा में छात्र एकाध्यापिका विविधायाः, द्वितीय कक्षा के छात्रों के लिए एक अध्यापिका विविध कई प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री को संग्रहित करने की इच्छा करती है, मतलब संग्रहित करती है, जुटाना चाह रही है। अधोंकितेषु यहाँ पर जो दिया हुआ है इसके शिक्षण अधिगम समग्र कतमा निकषः न्योषिता, मतलब यहाँ पर जो दिए गए हैं उसमें से कौन सा उचित नहीं है। अस्याम अवस्था या छात्रेभ्यः चयनिता सामग्री सुरक्षिता स्यात्। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं कि चयनित सामग्री आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षित और सुरक्षित होनी चाहिए, ठीक। जो चयन किया जाए वो कैसे सुरक्षित भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा के लेके चले आए, ठीक है, वो बच्चों को नुकसान दे नहीं। सेकंड कह रहे हैं कि चयनिता सामग्री तादृशां स्यात् या छात्रेभ्यः अन्वेषणे प्रयोगे जिज्ञासायां च प्रभूतानि अवसराणि संपादयेत। कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि चयनित सामग्री जो है ऐसी हो जो बच्चों को जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयास जो है क्या करने में, जिज्ञासा में खोजबीन करने के अवसर प्रदान करें, ठीक है, खोजबीन और प्रयोग करने के अवसर प्रदान करें, जो जिज्ञासा को बढ़ाए और, ठीक है। चयनित सामग्री थर्ड कह रहे हैं कि चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूपेण निर्मिता या द्वस्थानीय रूपेण प्रापणीय स्यात् इन सुगमतया प्रतिस्थापनम स्यात्। कह रहे कि जो चयनित सामग्री है, ठीक है, चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो, जिससे उसे आसानी से बदला जा सके। आसपास की जगहों से जब आप लोगे तो उसको प्रतिस्थापन कर सकते हो, मतलब उसको बदल सकते हो, अगर कुछ गड़बड़ चीज़ आ गई तो उसको बदल सकते हो। चयनित सामग्री केवल बालकै निर्मिता भवेत्। कह रहे हैं कि जो चयनित सामग्री है वो सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए। असलक्षणयुता स्यात् येन सुलक्षणम न स्यात्। और क्या कह रहे हैं कि फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी भी होनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। तो देखिए इसमें जो है आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा। इसमें क्या कह रहे हैं कि क्या आप जो सामग्री यूज़ करोगे वो केवल बालकों के द्वारा निर्मित होनी चाहिए, ऐसा कहीं नहीं है। जो है विविध प्रकार के शिक्षण अधिगम को जो है वो समग्र करना चाहती है, ठीक है। इसमें विविधता की बात कही गई तो विविधता केवल बच्चों के द्वारा तो नहीं आ सकती, ठीक है, बच्चों द्वारा निर्मित ऐसा नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा। मतलब इसमें निगेटिव पूछा है कौन सा उचित नहीं है, तो इसमें केवल आ गया, तो केवल तो आपका रॉन्ग होता है, फोर्थ ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NCF NEP 2020 राष्ट्रीय रूप पाठ्यचर्या रूपरेखा से निर्देशितान कौशलान अधिगंतुम छात्राणां सहभागितान अनुमोदयितुम समावेशी स्वागत योग्यम आनंददायकञ्च वातावरणं सृजनाय अधोंकिते सर्वाधिकम किम उपयुक्तम। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित जो दक्षता है उनको प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया सकता है उसको, इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक है। कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, जो राष्ट्रीय
पाठ्यचर्या रूपरेखा के द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देता है। ठीक है, और जो समावेशी और स्वागतीय और आनंददायी परिवेश है उसको उपयुक्त बनाता है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि प्रचंड सूर्य ताप समय बाह्य क्रियाकलाप स्थानीय आंतरिकम क्रियाकलाप। बाप रे, क्या कह रहे हैं कि जो तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को ना करके आंतरिक गतिविधियों का आयोजन करें। सेकंड कह रहे हैं कि मुख्य रूपेण छात्राणाम उत्तम स्वास्थ्य अर्थम कल्याणार्थम योजना निर्माण। मुख्य रूप से छात्रों के उत्तम स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजना का निर्माण करें। विकासस्य विविधाभिर बालानाम कार्यस्य प्रदर्शनम। कह रहे हैं कि विकास के लिए विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। फोर कह रहे हैं कि मनोहार्य कर्षकाय परिवेशाय कक्षा कक्षस्य अलंकरणम। कह रहे हैं कि रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्षा कक्ष की सजावट करके। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि विकास के लिए विविध बालकों कार्य का प्रदर्शन करें। ठीक है, विकास के लिए विविधाभिर कह रहे हैं कि विकास के विभिन्न आयामों से विभिन्न जो आयाम हैं उनके द्वारा बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। नेक्स्ट लास्ट है, कह रहे हैं कि प्रारंभिक स्तर पर अधोअंकितेषु कथमा पाठ्यपुस्तकस्य योजनाया सिद्धांतो नास्ति। निगेटिव पूछ रहे हैं कि इसमें जो है प्राथमिक स्तर पर कौन सा पाठ्यपुस्तक योजना सिद्धांत नहीं है। पाठ्यचर्या सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, शिल्प विज्ञान सिद्धांत। तो इसमें है कह रहे हैं कि प्रारंभिक 1 से 5 के लिए पाठ्यचर्या सिद्धांत सही होती है, प्रस्तुतिकरण बच्चे जो करते हैं वो भी सही होती है, शिल्प विज्ञान भी सही होती है, लेकिन जो प्रत्यक्ष सिद्धांत होता है, ठीक है, वो जो है सही नहीं होती। क्योंकि प्रत्यक्ष सिद्धांत होता क्या है, इसमें धारा प्रवाह सटीक रूप से संवाद करने में सक्षम बनाता है। तो ये जो है प्रारंभिक स्तर पर इतना ज़रूरी नहीं होता वो। ठीक है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिएगा, वैदिक गुरु के नाम से है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।